द नॉलेज नेक्सस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सोचने वाली बात है कि ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण आखिर शुरू कब हुआ। शायद ये उतना नया नहीं है जितना हम इसे समझते हैं। चलिए एक सफर पर चलते हैं, समय में बहुत पीछे, प्राचीन दुनिया के एक ऐसे दौर में जब दुनिया आज की तरह ही एक दूसरे से काफी हद तक जुड़ी हुई थी। ये कहानी है दो महान सभ्यताओं की, उनके बीच व्यापार, संस्कृति और विचारों के एक शानदार लेन देन की। इसे समझने का हमारा तरीका एक आवर ग्लास यानी रेत घड़ी की तरह होगा। हम एक बड़ी तस्वीर से शुरुआत करेंगे, फिर एक बहुत ही खास जगह पर फोकस करेंगे और आखिर में वापस बड़ी तस्वीर पर लौट आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, दो प्राचीन सुपर पावर्स, एक तरफ रोमन साम्राज्य और दूसरी तरफ दक्षिण भारत के तमिल राज्य। दोनों एक बहुत बड़े ट्रेड नेटवर्क से जुड़े हुए थे। हम उसी रोमांचक दौर की बात करने वाले हैं। 10 करोड़ सिस्टर्स, ये वो कीमत थी जो रोमन साम्राज्य हर साल पूरब के साथ व्यापार में चुका रहा था। ये एक चौंका देने वाला आंकड़ा है ना? ये दिखाता है कि ये ट्रेड रिलेशनशिप कितना बड़ा और आर्थिक रूप से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। प्लिनी द एल्डर की इस बात में सिर्फ नंबर नहीं बल्कि भावनाएं भी हैं। मतलब वो एक तरह से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन ये भी दिखाता है कि पूरब का सामान रोम के लिए कितना जरूरी बन गया था। एक ऐसी लग्जरी जिसके बिना शायद वो रह ही नहीं सकते थे। ये टाइमलाइन हमें कहानी का एक बड़ा नजरिया देती है। ये दिखाती है कि कैसे दो अलग अलग दुनियाएं, एक तरफ संगम युग और दूसरी तरफ रोमन साम्राज्य, एक ही समय पर फल फूल रही थीं। और किलाडी की हालिया खोजों ने तो इस कहानी को और भी पीछे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पहुंचा दिया है, जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पुराना है। तो इन एंशिएंट सुपर हाईवेज पर आखिर चल क्या रहा था? तमिलकम से काला सोना यानी काली मिर्च, बेशकीमती मोती और मसाले रोम जा रहे थे, और बदले में रोम से सोने के सिक्के, शानदार शराब और नाजुक कांच के बर्तन यहां आ रहे थे। ये सिर्फ सामान का नहीं बल्कि धन और संस्कृति का भी एक बहुत बड़ा फ्लो था। अब हम अपनी रेत घड़ी के सबसे पतले हिस्से में आते हैं। हम एक ऐसी जगह पर जूम इन कर रहे हैं जो अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है, अरिकामेडु का बंदरगाह, जिसे रोमन लोग शायद पोडुके के नाम से जानते थे। जरा सोचे, आर्कियोलॉजिस्ट को वहां की मिट्टी के नीचे क्या क्या मिला होगा। रोमन शराब के जार जिन्हें एम्फोरा कहा जाता था, सुंदर लैंप्स, सिक्के और कीमती रत्न। ये सारी चीजें इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि अरिकामेडु सिर्फ एक लोकल मार्केट नहीं था, बल्कि एक हलचल भरा इंटरनेशनल ट्रेड हब था। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ये सारा कीमती सामान बस जहाजों पर लदकर सीधा रोम से आ रहा था, या फिर यहां कुछ और भी दिलचस्प हो रहा था? इसका जवाब हमें दो तरह के मिट्टी के बर्तनों से मिलता है। देखिए, यहां कहानी मजेदार हो जाती है। एक तरफ है एरेटाइन वेयर जो सीधा रोम से आता था, ये डायरेक्ट ट्रेड का सबूत है। लेकिन दूसरी तरफ है रूलेटेड वेयर। ये था तो रोमन स्टाइल से प्रभावित, लेकिन इसे बनाया यहीं भारत में गया था। मतलब ये सिर्फ सामान का लेन देन नहीं था, ये हुनर और नए विचारों का भी लेन देन था। और यही बात तो सबसे हैरान करने वाली है, ये सिर्फ ट्रेड नहीं था, ये लोगों का मेल जोल था। सबूत बताते हैं कि रोमन कारीगर असल में अरिकामेडु में रहते थे, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम करते थे, और दोनों साथ मिलकर एक नई मिली जुली संस्कृति बना रहे थे। तो चलिए अब रेत घड़ी को फिर से फैलाते हैं। इस ट्रेड के दूसरी तरफ कौन लोग थे? उनका समाज कैसा था जो इतने बड़े ग्लोबल कनेक्शन को संभाल सकता था? चलिए संगम युग के समाज और शासन की दुनिया में उतरते हैं। कोयल शब्द को देखिए, इसके दो मतलब हैं, राजा का घर और भगवान का मंदिर। ये दोहरा मतलब हमें बताता है कि संगम युग में राजा को सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा का घर और भगवान का घर एक ही था, जो शक्ति और आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। तो उस समय के पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझते हैं। वेंदर यानी चेर, चोल और पांड्य राजवंश सर्वोच्च शासक थे। ये सिर्फ राजा नहीं थे, उनकी सत्ता को देवीय स्वीकृति मिली हुई थी जो उन्हें समाज के बिल्कुल केंद्र में रखती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि राजा अपनी मनमानी कर सकता था। आइम पेरुनकोलू या 5 महान सभाएं एक तरह की चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था थीं। इसे एक शाही सलाहकार समिति की तरह समझिए, जिसमें मंत्री, पुजारी, सेना प्रमुख, दूत और जासूस शामिल थे। ये सब राजा को सलाह देते थे और उसकी शक्ति को कंट्रोल में रखते थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती।
एम्पायरियम या 8 परिचारक समूह भी थे। ये सब हमें दिखाता है कि ये एक बहुत ही संगठित समाज था, जिसमें एक जटिल प्रशासनिक मशीनरी थी जो राजा और राज्य को चलाने में मदद करती थी। तो आखिर वो कौन सा इकोनॉमिक इंजन था जो इन राज्यों को इतनी शक्ति दे रहा था? जाहिर है, इतने बड़े इंटरनेशनल ट्रेड को संभालने के लिए एक मजबूत लोकल इकोनॉमी की जरूरत तो होगी ही। चलिए देखते हैं कि संगम युग में आम लोगों की जिंदगी कैसी थी। संगम समाज काफी स्ट्रक्चर्ड था, क्लास पर आधारित था। शासकों से लेकर व्यापारियों, किसानों और मजदूरों तक सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं थी। लेकिन जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि किसानों और कारीगरों को उनके आर्थिक योगदान के लिए बहुत सम्मान दिया जाता था। पूरी इकोनॉमी 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी थी: उपजाऊ खेतों से आने वाली कृषि, वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम पर आधारित इंटरनल ट्रेड, सुबह शाम लगने वाले चहल पहल भरे बाजार और विदेशी व्यापार से बंदरगाहों पर इकट्ठा होने वाला सीमा शुल्क। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था जो इस पूरी दुनिया को चला रहा था। अब हम आते हैं रेत घड़ी के सबसे चौड़े, सबसे आखिरी हिस्से पर। जब सामान और लोग दुनिया भर में घूमते हैं तो वे अपने साथ सिर्फ चीजें नहीं बल्कि विचार भी लाते हैं। तो इस जुड़ी हुई दुनिया का गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक असर क्या हुआ? संगम युग गजब की धार्मिक सहनशीलता का समय था। जैसा कि हम देख सकते हैं, शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध और आजीविका जैसे कई धर्म और दर्शन एक साथ मौजूद थे और उन पर खुलकर चर्चा भी होती थी। ये विचारों का एक सच्चा बाजार था। और इन्हीं में से एक था आजीविका दर्शन, एक बहुत ही दिलचस्प विचार जो कहता था कि सब कुछ पहले से तय है और फ्री विल जैसी कोई चीज नहीं होती। कल्पना कीजिए कि इस पर बहस करना कितना रोचक रहा होगा। ये उस दौर की इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी को दिखाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक्सचेंज एक तरफा नहीं था। तमिल राजा रोमन सिक्कों पर अपनी मोहर लगाते थे और रोमन कला ने स्थानीय शिल्पों को प्रभावित किया। ये संस्कृतियों का एक ऐसा संगम था जिसने पूरब और पश्चिम दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अगली बार जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो शायद हमें ये याद रखना चाहिए कि ये कोई नई चीज नहीं है। ये एक बहुत पुरानी कहानी है जो रेशम, मसालों और विचारों के धागों से बुनी गई है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पैरों के नीचे और न जाने कौन कौन से साझा इतिहास दबे हो सकते हैं।